नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। कल अपन ने रिसोर्स के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज देखे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखा। आज उसी के आगे से अपन पढ़ते हैं रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, कि इंडिया में रिसोर्सेज की किस तरीके से किस तरह से प्लानिंग होती है। तो रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया या रिसोर्सेज को यूज करने के लिए किस टाइप से प्लानिंग होनी चाहिए, प्लान सेट क्या होना चाहिए, वो चीजें पढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। उसमें फर्स्ट देखो, कोई भी प्लानिंग करने से पहले, रिसोर्स की प्लानिंग करने से पहले पहला स्टेप ये है कि आप उसका आइडेंटिफिकेशन करो और इन्वेंटरी करो। किसकी? रिसोर्सेज की। उसकी आइडेंटिफिकेशन और इन्वेंटरी करो। उसके बाद में सर्वे करो। इसके अलावा क्या क्या इन्वॉल्व होना चाहिए? सर्वेइंग, मैपिंग करो। जहां पे रिसोर्सेज मिला उसको मैप कर लो कि यहाँ पे किस टाइप के रिसोर्सेज मिले। उनका क्वालिटेटिव का मतलब किस क्वालिटी के रिसोर्सेज मिले हैं, उस टाइप का आपको पास सर्वे होना चाहिए। एंड एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज। और रिसोर्सेज है क्या करो? एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट मतलब कि कितना ज्यादा रिसोर्सेज मिला है, किस क्वांटिटी में रिसोर्सेज मिला है। तो पहला काम क्या करना है अपन को? पहला अपन को रिसोर्सेज का आइडेंटिफिकेशन और इन्वेंटरी करना है। इसके बाद में सर्वे करना है और रिसोर्सेज को मैप के अंदर इंडिकेट करना है, मैपिंग करना है। इसके अलावा क्वालिटेटिव एंड एस्टिमेशन मेजरमेंट करना आपको, रिसोर्सेज का एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट करना है। ये तो पहला करना है कि सर सर्वे भी करना है, मैप भी बनाना है, उसका क्वालिटेटिव मेजरमेंट भी करना है। ये चीज आपको पहले स्टेप में करना होगा। दूसरे स्टेप में कह रहा है इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर endowed with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plans। अब उसके बाद में क्या करना है? आपने जैसे सर्वे कर लिया, उसमें प्लान, उसमें मैपिंग भी कर ली कि यहाँ पर ये रिसोर्सेज मिला है, उस टाइप की क्वालिटी के मिले हैं, इस क्वांटिटी में मिले हैं, ये इस चीज की सारी मेजरमेंट कर ली। अब जो आपको रिसोर्सेज मिला है, उस रिसोर्सेज पर आपको क्या करना है? उसके ऊपर आपको एप्रोप्रिएट मतलब सही टेक्नोलॉजी का यूज करना है, स्किल का यूज करना और इंस्टीट्यूशनल सेटअप करना उसके ऊपर। क्योंकि उसका यूज करने के लिए मतलब उस पर टेक्नोलॉजी और स्किल का यूज करना है। दूसरा काम ये है, ठीक है। तीसरा एक काम आपको मैच करना है। क्या चीज मैच करना है? कि जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान आपका जो आपका ये रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है, ये किससे मैच खाना चाहिए? ये मैच होना चाहिए किससे? नेशनल डेवलपमेंट प्लान से। मतलब आपके नेशनल डेवलपमेंट को प्रोग्रेस करता हो, आपके देश को प्रॉफिट करता हो। अगर आपके देश को प्रॉफिट, आपके नेशन को प्रॉफिट करता है तब तो ठीक है। अगर नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच नहीं कर रहा आपका रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान, तो वो सही प्लान नहीं होगा, वो रिसोर्सेज की प्लानिंग गलत हो जाएगी। तो आपको 3 स्टेप में पूरे रिसोर्सेज की प्लानिंग करनी होगी। पहला स्टेप कि आइडेंटिफिकेशन करना है, इन्वेंटरी करना है किसका? रिसोर्सेज का। इसके अलावा सर्वे करना है, मैपिंग करना है, इसके अलावा एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट करना है रिसोर्सेज का। ये कर लिया, मैपिंग वगैरह सर्वे कर लिया हमने, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कर लिया। उसके बाद में आपको क्या करना है? इस पर इस टेक्नोलॉजी का, स्किल का और इंस्टीट्यूशनल सेटअप करना है। इस पे मतलब टेक्नोलॉजी और स्किल का यूज करके उसके ऊपर इंस्टीट्यूशनल सेटअप करना है, ठीक है। उसके बाद में जब आपका रिसोर्सेज का आप सेटअप कर लिए, उसके बाद में आपके रिसोर्सेज को मैच करना है कि जो हमारा रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है ये नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। इस चीज को आपको क्या करना होगा? मैच करना होगा। समझ में आ गया? इसके आगे देखते हैं। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया पढ़ लिया था, उसके आगे पढ़ते हैं अपन गांधी जी के कुछ वर्ड्स। गांधी जी ने कुछ स्टेटमेंट दिया था रिसोर्स कंजर्वेशन या रिसोर्स के बारे में से रिलेटेड। गांधी जी ने कहा था कि रिसोर्स इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज, मतलब रिसोर्सेज हमारे पास क्या है? इनफ है एवरीबॉडीज, प्रत्येक लोगों के लिए, प्रत्येक लोगों की नीड्स, एवरीबॉडीज नीड्स, उनकी जरूरतों के लिए, है ना। मतलब हर लोग की, एवरीबॉडीज, प्रत्येक लोगों की नीड्स के लिए, जरूरतों के लिए तो हमारे पास रिसोर्सेज क्या है? इनफ है, पर्याप्त है। एंड नॉट
फॉर एनीबडीज ग्रीड, लेकिन उनके लालच के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग जो है अपने ग्रीड, अपने लालच के लिए रिसोर्सेज को दोहन करते जा रहे हैं, है ना, उनको नष्ट करते जा रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं। तो उनकी ग्रीड, उनके लालच के लिए रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास रिसोर्सेज इनफ है, लेकिन अपने लोगों की नीड्स के लिए, अपने लोगों की जरूरत के लिए। ये स्टेटमेंट दिया था गांधी जी ने। ठीक है, गांधी जी का स्टेटमेंट भी ध्यान रखना, एक पूछ लेता है। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं सम वेज ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए कुछ स्टेप उठाए गए या कुछ रास्ते अपनाए गए। तो वो स्टेप्स कौन कौन से थे? पहला स्टेप था, पहला क्लब ऑफ रोम के अंदर, है ना, रोम जो है वो इटली की कैपिटल है। तो इटली के अंदर क्लब ऑफ रोम, एक मीटिंग हुई क्लब ऑफ रोम के नाम से, फर्स्ट टाइम में हुई थी, और भी वो न हुई थी 1968 में रिसोर्स कंजर्वेशन को लेकर। दूसरी ध्यान रखना आप, एक बुक थी स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ये बुक लिखी थी सुमेशर ने, है ना, सुमेशर के द्वारा लिखी हुई बुक थी स्मॉल इज ब्यूटीफुल। और ये बुक रिसोर्स कंजर्वेशन, इस बुक के अंदर सुमेशर ने रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में लिखा था और गांधी जी की फिलोसॉफी के बारे में लिखा था, ना, गांधीयन फिलोसॉफी, गांधी जी की फिलोसॉफी को लेकर इस बुक के अंदर लिखा हुआ था कि हम रिसोर्स कंजर्वेशन को किस तरीके से अपना सकते हैं। और ये बुक लिखी गई थी 1974 के अंदर। तो दूसरा स्टेप ध्यान रखना। तीसरा, ब्रुकलैंड कमीशन रिपोर्ट। ठीक है, ब्रुकलैंड कमीशन रिपोर्ट आई 1987 के अंदर। इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया किस चीज को? कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हम किस प्रकार से रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपना सकते हैं। इस चीज को इंट्रोड्यूस करवाया गया, इस चीज को बताया गया कि हम कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपना के रिसोर्स कंजर्वेशन कर सकते हैं। इस चीज को इंट्रोड्यूस कराया गया। और इसी ब्रुकलैंड कमीशन रिपोर्ट के अंदर एक बुक पब्लिश की गई जिसका नाम था आर कॉमन फ्यूचर। तो ये 3 स्टेप अपनाए गए। पहला स्टेप कौन सा? पहला क्लब ऑफ रोम, फर्स्ट टाइम में क्लब ऑफ रोम के अंदर रिसोर्स कंजर्वेशन की बात हुई और ये हुई 1968 के अंदर। दूसरा, स्मॉल इज ब्यूटीफुल जो बुक लिखी गई थी वो लिखी गई थी सुमेशर के द्वारा। और ये जो बुक थी वो गांधी जी की फिलोसॉफी थी, गांधीयन फिलोसॉफी फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन को लेकर गांधी जी की फिलोसॉफी पर थी। ये जो बुक लिखी गई ये 1974 के अंदर लिखी गई। और थर्ड जो था वो ब्रुकलैंड कमीशन रिपोर्ट आया 1987 के अंदर। और इसके अंदर एक चीज इंट्रोड्यूस कराई गई कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को, कि लोग कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपना सकते हैं और इससे अपन रिसोर्स कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। इसके अंदर एक बुक भी पब्लिश हुई जिसका नाम था आर कॉमन फ्यूचर। तो ये कुछ स्टेप अपनाए गए, कुछ वेज थे रिसोर्स कंजर्वेशन को लेकर। अब इसके आगे बढ़ते हैं अपन। देखो, अब देखते हैं अपन इंडियाज वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर। इंडिया के रिलीफ फीचर के बारे में देखते हैं कि इंडिया में किस किस टाइप के रिलीफ फीचर पाए जाते हैं। तो इंडिया में फर्स्ट रिलीफ फीचर पाया जाता है प्लेन्स, है ना, मैदान। दूसरा पाया जाता है माउंटेन्स और तीसरा प्लेटिव। अच्छा, कि प्लेन्स जो है वो इंडिया में कितना परसेंट है? तो 30%। माउंटेन्स कितना परसेंट है? तो 43%। प्लेटिव कितना परसेंट है? तो 27%। ठीक है, रिलीफ फीचर में प्लेन्स कितना परसेंट? 30%, माउंटेन्स कितना परसेंट? 43% और प्लेटिव 27%। जो प्लेन्स है, प्लेन्स अपने इंडिया में किस यूज में आते हैं? प्लेन्स जो एरिया है वो किस यूज में आ रहा है? प्लेन्स के अंदर आपको पता है सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर होता है, खेती सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, प्लेन्स के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है? एग्रीकल्चर यूज में आता है। इसके अलावा इंडस्ट्री सबसे ज्यादा खुलती है। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर या ट्रांसपोर्टेशन में प्लेन्स में ज्यादा सुविधा होती है माउंटेन्स और प्लेटिव की बजाय। इस कारण से इंडस्ट्री सबसे ज्यादा कहाँ रहती है? प्लेन्स में। एग्रीकल्चर कहाँ होती है? प्लेन्स में। इसके आगे चलते हैं माउंटेन्स। माउंटेन्स में क्या क्या यूज है? माउंटेन्स में एक तो जो माउंटेन्स होते हैं उसमें क्या होता है, कुछ नदियों के अंदर पेरेनियल फ्लो, वर्ष भर नदियां बहती रहती है, पेरेनियल फ्लो चलता रहती है, नदियां बहती रहती है माउंटेन्स के अंदर। दूसरा, माउंटेन्स में टूरिज्म सबसे ज्यादा होते हैं, घूमने का सिस्टम, टूरिस्ट कहीं पे जाते हैं तो टूरिज्म का सिस्टम जो है वो माउंटेन्स में होता है।
इसके अलावा इकोलॉजिकल एस्पेक्ट, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट का मतलब एनवायरमेंटली वहां पे सबसे ज्यादा फ्रेश एयर, फ्रेश वाटर, हर चीज एकदम ताजा मिलती है, तो इकोलॉजिकल एस्पेक्ट से सबसे अच्छा होता है माउंटेन। टूरिज्म में भी सबसे अच्छा माउंटेन। इसके अलावा कुछ नदियां जो होती है, सम रिवर्स पेरेनियल फ्लो, मतलब वर्ष भर बहती रहती है, ये सारे काम जो होता है ये माउंटेन्स में होते हैं। एग्रीकल्चर किसमें होगी? प्लेन्स में। इंडस्ट्री सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी? प्लेन्स में। अच्छा, अब देखते हैं अपना बच गया प्लेट्यू। प्लेट्यू किस काम में आता है? तो प्लेट्यू के अंदर सबसे ज्यादा रिजर्व रहते हैं क्या? मिनरल्स। सबसे ज्यादा अगर मिनरल्स आपसे पूछे कि कहाँ रिजर्व रहते हैं, तो कहां पर? प्लेट्यू के अंदर। इसके अलावा फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल बोलते हैं कि देखो अगर कोई जीव जंतु है ना, कोई फ्लोरा या कोई फ्योरा, कोई भी वनस्पति वेजिटेशन क्या कर जाए, कई सालों तक चट्टानों रॉक्स के नीचे दब के रह जाती है, तो वो प्रेशर और टेम्परेचर के कारण वो फ्यूल में चेंज हो जाती है। इस कारण से फ्यूजन जो फॉसिल फ्यूल है वो सबसे ज्यादा प्लेट्यू में मिलता है। क्यों? क्योंकि प्लेट्यू जो बनता है वो एक सॉलिड रॉक्स होती है ना, सॉलिड रॉक से बनता है, जिस कारण से वहां पर फॉसिल फ्यूल सबसे ज्यादा मिलता है। इसके अलावा फॉरेस्ट कहां पे मिलेगा? वो भी प्लेट्यू में मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये यूज आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो रिलीफ ध्यान रखना है कि इंडिया में 3 टाइप की रिलीफ मेनली है, प्लेन्स, माउंटेन्स एंड प्लेट्यू। फिर इनकी यूज ध्यान रखना कि प्लेन्स के क्या यूज है? एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। माउंटेन्स की क्या यूज है? पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स, कुछ नदियां वर्ष भर बहती रहती है। इसके अलावा टूरिज्म, टूरिज्म मतलब घूमने का सिस्टम अच्छा रहता है। इसके अलावा इकोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी माउंटेन सबसे बढ़िया रहते हैं। प्लेट्यू में क्या क्या यूज है? यहाँ पे जो रिजर्व रहते हैं मिनरल सबसे ज्यादा रिजर्व रहते हैं, फॉसिल फ्यूल यहाँ पे पाए जाते हैं, फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये हमारे स्टार्ट करते हैं लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे इंडिया में लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड का यूटिलाइज होने का क्या पैटर्न है ना, किस किस टाइप से लैंड अपने इंडिया की किस टाइप से यूटिलाइज कर रखे उनको, वो पढ़ते हैं लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में। देखो इंडिया में सबसे पहले लैंड यूटिलाइजेशन में पहला अपन पार्ट बांट रखे हैं फॉरेस्ट के रूप में। पहला अपने जंगल, ठीक है, फर्स्ट जो यूटिलाइज कर रखे हैं किसमें? फॉरेस्ट में। दूसरा कर रखे हैं लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, वो जमीन जो कल्टीवेशन की काम नहीं आती, ठीक है, कल्टीवेशन मतलब खेती करने के काम में, जहां पर जुताई नहीं होती, बुआई नहीं होती, तो वो जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है वो जमीन, वो सेकंड पार्ट में आ जाएगी। उसमें भी 2 टाइप है, एक तो है बेरन एंड वेस्टलैंड। बेरन एंड वेस्टलैंड का मतलब बिल्कुल बंजर भूमि, जो कोई काम की नहीं, बिल्कुल खेती नहीं हो सकती वहां पर, है ना। एक तो वो हो गई कि बिल्कुल खेती नहीं हो सकती। दूसरी है कि लैंड पुट नॉन एग्रीकल्चर यूजेज, दूसरी की खेती हो सकती है, शायद हो जाए खेती, लेकिन उसका यूज अपन करते हैं नॉन एग्रीकल्चर यूज कर रहे हैं उसका। फिर नॉन एग्रीकल्चर किस किस के लिए? जैसे बिल्डिंग्स बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, उनके लिए कर रहे हैं। मतलब वहां पर खेती हो सकती है, जैसे सपोज करो आपके गांव के सामने से, आपके घर के सामने से जहां से रोड जा रही है, वहां हो सकता है खेती हो सकती है, लेकिन अपनी जरूरत है कि वहां से रोड जाए, इस वजह से वहां पे खेती नहीं कर सकती। वहां पे क्या बनाया गया है? रोड बनाया गया है। तो वो जमीन क्या कहलाती है? नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए आती है वो जमीन। तो सेकंड टाइप हो जाएगा कि वो कल्टीवेशन, वो लैंड जो क्या हो रही है? नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के लिए नहीं है। पहली तो बिल्कुल बेरन एंड वेस्टलैंड जो बिल्कुल बंजर है, और दूसरी लैंड पुट नॉन एग्रीकल्चर यूजेज, वो जमीन जो नॉन एग्रीकल्चर यूज के काम में आ रही है। तो क्या क्या काम में आ रही है? बिल्डिंग्स बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए। तीसरी है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, ठीक है, अन्य अनकल्टिवेटेड लैंड की जो खेती के काम में नहीं आ रही, वो अन्य जमीन, वो किसमें एक्सक्लूडिंग रहनी चाहिए? फेलो लैंड के अंदर एक्सक्लूडिंग रहनी चाहिए, मतलब फेलो लैंड को छोड़ के। जैसे पहली हो जाएगी परमानेंट पेस्चर और ग्रेजिंग लैंड, जो आपका गांव में जो चारागाह होता है, या जो ग्रेजिंग लैंड है, या जो जानवरों के चराने के लिए वो रहता है पेस्चर लैंड, है ना, जमीन पेस्चर वाली जमीन जहां जानवर चरते हैं, वो वाली जमीन पहले तो परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। दूसरी हो जाएगी मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स, जहां पर मिसलिनियस ट्री उग जाते हैं, जैसे झाड़ी वगैरह, कुछ ऐसे केर वगैरह,
ऐसे मिसलिनियस ट्री उग जाते हैं वो दूसरे के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, वो जो मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स है वो किसके अंदर इंक्लूड नहीं होने चाहिए? एनएसी। एनएसी मतलब नेट शोन एरिया के अंदर। तीसरा हो जाएगा कल्चरेबल वेस्टलैंड। कल्चरेबल वेस्टलैंड मतलब एक बंजर भूमि है ना, बिल्कुल बंजर भूमि, जो क्या हो, जो मोर 5 एग्रीकल्चर ईयर, जो 5 साल से ज्यादा है ना, 5 साल से ज्यादा क्या कर रखे हैं, उसको छोड़ रखे हैं, अनकल्टिवेटेड कर रखे हैं, मतलब उस पर खेती नहीं कर रहे 5 साल से ज्यादा। अगर 5 साल से ज्यादा से अपन छोड़ रखे हैं तो वो वाली जमीन कौन सी कहलाती है? कल्चरेबल वेस्टलैंड। समझ में आया? लैंड यूटिलाइजेशन में पहला पार्ट हो जाएगा फॉरेस्ट, दूसरा हो जाएगा लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जो खेती के बिल्कुल काम नहीं आ रही वो वाली जमीन। पहली तो कौन सी? बैरन एंड वेस्टलैंड। बैरन का मतलब बंजर और खराब भूमि है ना, वेस्टलैंड। दूसरी लैंड पुट नॉन एग्रीकल्चर यूज की, वो जमीन जो नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए काम में ले रही है। तो किस काम में ले रहे हैं? बिल्डिंग बनाने के लिए और रोड्स वगैरह बनाने के लिए। तीसरी अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, मतलब अन्य आकर्षित भूमि जहां पे खेती नहीं की जा रही है, ठीक है, वो एक्सक्लूडिंग फेलोलैंड, वो फेलोलैंड से बाहर रहनी चाहिए। ठीक है, फेलोलैंड के बारे में अब पढ़ेंगे हम, 4th टाइप फेलोलैंड पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अंदर 3 टाइप है। पहला तो परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, कि जहां पे चारागाह पेस्चर के काम में आती है, मतलब एक गायों को चराने के लिए और चारागाह के काम में आती है, वो वाली। दूसरी होगी मिसलिनियस ट्री क्रॉप। मिसलिनियस ट्री क्रॉप का मतलब जो मिसलिनियस ट्री उग जाते हैं, जहां पर झाड़ी वगैरह ऐसे उग जाते हैं, वो वाली आ जाएगी। लेकिन वो किसमें इंक्लूड नहीं होनी चाहिए? एनएसी के अंदर, नेट शोन एरिया के अंदर। नेट शोन एरिया भी आप पढ़ेंगे हम। तीसरी है कल्चरेबल वेस्टलैंड। कल्चरेबल वेस्टलैंड मतलब जो 5 साल से, मोर 5 एग्रीकल्चर ईयर, 5 साल से अपन क्या कर रहे हैं, उसको अनकल्टिवेटेड लेफ्ट, बिना खेती किए छोड़ रखे हैं, वो क्या हो जाएगी? कल्चरेबल वेस्टलैंड। अब आगे बढ़ते हैं 4th वाला। लैंड यूटिलाइजेशन का 4th टाइप पड़ता है फेलोलैंड ना। फेलोलैंड में 2 टाइप है, करंट फेलो और अदर देन करंट फेलो। फेलोलैंड में 2 टाइप, करंट फेलो और अदर देन करंट फेलो। करंट फेलो क्या होते हैं? करंट फेलो होते हैं जो 1 एग्रीकल्चर ईयर से 1 साल या 1 से कम साल से वहां पर क्या नहीं हुआ? कल्टीवेशन नहीं हुआ, विदाउट कल्टीवेशन की पड़ी है वो जमीन। तो अगर एक से कम, 1 एंड लेस देन 1, अगर 1 साल से कम कोई जमीन, 1 साल से कोई कम कोई जमीन विदाउट कल्टीवेशन, बिना कोई खेती के पड़ी है, बिना एग्रीकल्चर के अगर वेस्ट के रूप में पड़ी है, तो उस वाली जमीन को करंट फेलो बोला जाता है। दूसरी है अदर देन करंट फेलो। अदर देन करंट फेलो के अंदर ही देखो, अदर देन करंट फेलो के अंदर 1 साल से 5 साल, 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर, 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर के बीच में क्या नहीं होनी चाहिए? के बीच में अनकल्टिवेटेड रहनी चाहिए, बिना खेती के रहनी चाहिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अदर देन करंट फेलो। देखो, 1 से 5 साल के लिए अगर कोई जमीन, कोई लैंड विदाउट अनकल्टिवेटेड पड़ी है, बिना खेती के, बिना जुते पड़ी है, तो उनको तो बोलेंगे अदर देन करंट फेलो। और 5 साल से 1 साल से कम, अगर 1 एंड लेस देन 1, 1 साल से कम से पड़ी है अगर, तो उसको क्या बोलेंगे? करंट फेलो। 1 साल से कम हो गई या 1 साल हो गई उसमें खेती नहीं हुई है, तो वो करंट फेलो। और 1 से 5 साल हो गई तो उसको बोलेंगे अपन अदर देन करंट फेलो। इसके आगे अपन चलते हैं, तो एक 4 टाइप हो गया, 4 टाइप हो गया अपना फेलोलैंड। उसके बाद में नेट शोन एरिया। नेट शोन एरिया बोलते हैं उस फिजिकल एक्सटेंट को बोलते हैं, लैंड के उस फिजिकल एक्सटेंट को बोला जाता है जहां पर क्या करते हैं अपन? हार्वेस्टेड, जहां पर क्रॉप्स का हार्वेस्टेड मतलब फसलें उगाई जाती है। 1 साल के अंदर जितने लैंड एक्सटेंट पर, जितने फिजिकल लैंड एक्सटेंट पर आप जितनी क्रॉप्स हार्वेस्ट करते हो, उसको क्या बोला जाता है? नेट शोन एरिया। मतलब फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर शोन हार्वेस्टेड, मतलब आप 1 साल के अंदर जितने लैंड के फिजिकल एक्सटेंट पर, जितने फिजिकल एक्सटेंट के जमीन पर आप जितना हार्वेस्ट कर रहे हो क्रॉप्स को, जितनी फसलें उगा रहे हो, वो एनएसए नेट शोन एरिया के अंदर आएगी। उसके बाद में ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। क्रॉप्ड एरिया को कहते हैं कि एरिया शोन, वो एरिया जो क्या हो,
मोर देन वंस, एक से ज्यादा, है ना, एक से ज्यादा बार उस पर क्या हुई हो, उस पर हार्वेस्टेड हुई हो, वो ज्यादा फसलें उगाई गई हो, एक से ज्यादा बार, 2 या 3 बार उगाई गई हो साल भर में, तो उन सारी फसलों को किसमें ऐड कर देते हैं, इन एन एग्रीकल्चर ईयर, एक साल के अंदर क्या कर दे, एक साल के अंदर मोर देन वंस, एक से ज्यादा जो फसलें उगाई गई है उसको प्लस कर दो एनएशए, एनएशए मतलब नेट शोन एरिया के अंदर, नेट शोन एरिया के अंदर आप एक से ज्यादा फसल उगा के उसको प्लस कर देते हो, उसे बोलते हैं ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। तो दोबारा समझो, ग्रोस क्रॉप्ड एरिया वो होता है कि जैसे एक साल में एक फसल उगा रहे हो आप, है ना, 1 ईयर में 1 हार्वेस्टेड क्रॉप अगर प्रोडक्शन कर रहे हो तब तो नेट शोन एरिया है, लेकिन 1 ईयर में आप मोर देन वंस, एक से ज्यादा क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर रहे हो और उस क्रॉप्स प्रोडक्शन को आप एनएशए, नेट शोन एरिया के अंदर ऐड कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। समझ में आया? दोबारा समझो, नेट शोन एरिया जो होता है वो 1 ईयर के अंदर 1 क्रॉप प्रोडक्शन करता है, जबकि ग्रोस क्रॉप्ड एरिया के अंदर 1 एग्रीकल्चर ईयर के अंदर मोर देन वंस, एक से ज्यादा क्रॉप्स का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, और उन क्रॉप्स को किसमें ऐड कर देते हैं, नेट शोन एरिया के अंदर ऐड कर देते हैं। समझ में आ गया इतना? दोबारा करते हैं। लैंड यूटिलाइजेशन का 4th पार्ट देखा था अपन ने, फेलोलैंड, फेलोलैंड में 2 पार्ट है, एक तो करंट फेलो और एक अदर देन करंट फेलो। करंट फेलो के अंदर अगर एक साल या एक से कम साल एग्रीकल्चर ईयर से आप लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन, बिना खेती के रह रही हो, तो उस जमीन को कहते हैं करंट फेलो। और अदर देन करंट फेलो, अगर आप 1 से 5 साल बिना लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, बिना फसल उगाए रह रही है, तो वो होती है अदर देन करंट फेलो। नेट शोन एरिया वो होता है जो वो फिजिकल एक्सटेंट जमीन का जो क्या कर रहे हो आप, जितना पार्ट पे आप क्या उगा रहे हो, फसल उगा रहे हो, क्रॉप्स प्रोडक्शन कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं एनएशए, नेट शोन एरिया। ग्रोस क्रॉप्ड एरिया उसको बोलते हैं जो मोर देन वंस, एक से ज्यादा आप एक साल के अंदर फसल उगा रहे हो और उसको किसमें प्लस कर दो, एनएशए के अंदर, नेट शोन एरिया में, तो उसको क्या कर दोगे, उसको कह दोगे आप ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। इतना समझ में आया? अब आगे चलते हैं।